नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आपसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ए। प्रश्न नंबर एक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? संविधान का अनुच्छेद 52, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 52। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। आपसे पूछे भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यहां लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत में जितने भी संवैधानिक पदक्रम होते हैं उनमें सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा भारत में एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है आपका? अनुच्छेद 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है बात? अनुच्छेद 52। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। आगे देखिएगा, बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है? संघ की कार्यकारी, देश की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां अभी ये दी गई है अनुच्छेद 53 में। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 53, कार्यकारी शक्तियां। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार देश की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, देश की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो अभी जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री, सारी शक्तियों का प्रयोग होती किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन इनका प्रयोग, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो अभी इसी कारण, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि सारी शक्तियां किसके नाम पर है? राष्ट्रपति के नाम पर उसका प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो ऐसे हालत में अभी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 53। और किसके पास होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, पर उनका प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 53 में दी गई। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचन गण में शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और ये दे रखा है किसके अंतर्गत? तो ये है अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन शामिल होता है? तो अभी कौन कौन शामिल होता है देख लीजिए। संसद की दोनों सदनों के सभी नहीं निर्वाचित सदस्य होते हैं, गलत। संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ये। संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और ध्यान देना, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था। तो इसके अनुसार अब दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश, एक तो कौन सा? दिल्ली और पुडुचेरी,
कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नया नया सिस्टम चालू किया गया, प्रावधान किया गया है। इससे पहले क्या था, संसद की दोनों सदनों के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते थे। लेकिन अब अगर आप पूछे तो आप देखिएगा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है दो, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार, 54 के अनुसार। इसमें कौन भाग लेता है, संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आगे भविष्य में अगर आपसे पूछे कि इसके अलावा कौन, तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 4। भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा, आप देखिएगा, अभी अभी मैंने बताया अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ऐसे हालत में आप जानते हैं मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ये बिल्कुल पात्र होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो ऐसे हालत में यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, बिल्कुल करेगा, अगर खुद अपने आप को वोट देगा, अगर प्रत्याशी भी बना, अगर मान लीजिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और वो क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे हालत में वो खुद को वोट देगा, स्वयं प्रत्याशी हो तब भी देगा। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब क्या है यहाँ पर, विधान परिषद। उच्च सदन का मतलब क्या है यहाँ पर, विधान परिषद का सदस्य हो। तो आप जानते हैं विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव में वोट नहीं देते, तो यही इसका उत्तर हो जाना चाहिए। आप जानते हैं ना कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन से सदन की बात कर रहे हैं, विधानसभा। जबकि कह रहा है उच्च सदन, तो उच्च सदन तो कौन सा होता है, विधान परिषद का कहीं वहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे हालत में अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकता। आगे देख लीजिए, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है। यदि वह कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री हो तो भी दे सकता है, अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो। लेकिन धारणा, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कौन से सदन का, विधान परिषद का सदस्य हो तो वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि केवल उसको वोट कौन देंगे, विधानसभा के सदस्य। तो इस हालत में अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का यानी विधान परिषद का सदस्य, उच्च सदन का, वो सदन कौन सा है आपका, विधान परिषद, तो अगर उसका सदस्य है तो वो वोट नहीं दे सकता। पूछ रहा है वो कब नहीं दे सकता, तो अभी नहीं दे सकता। जब वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो वोट नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होना, जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो अवश्य नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये जो अधिसूचना है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और कब जारी की जाती है, इस प्रश्न के अनुसार देखिएगा कि ये सूचना जारी की जाएगी कब, 60 दिन पूर्व निवर्तमान यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनकी पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी भी एक दिन, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है वर्तमान में और वो क्या होने वाला है, उसका कार्यकाल पूरे होने वाला है, तो उसके कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पहले में से किसी भी अवधि के दिन आप लोग क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। और ये जारी करने का काम कौन करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग जारी करेगा। और कब करेगा, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी भी दिन वो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। कम से कम कितने दिन पहले, 60 दिन पहले। प्रश्न नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए
कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55, पद्धति किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 55। और विधि क्या है? तो विधि तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विधि तो क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। लेकिन चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन शामिल होता है? तो संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। तो ये राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसने निर्वाचित किए? जनता के द्वारा। किसने निर्वाचित किए? जनता ने। और आप देख रहे हैं कि जो जनता ने चुने उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है चुनाव। हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे विधायकों को या हमारे सांसदों को चुनते हैं और वो सांसद और विधायक क्या करते? राष्ट्रपति का चुनाव करते। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। पद्धति क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किस अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति का चुनाव? चुनाव की विधि अनुच्छेद 55। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नामांकन की शर्तें अनुच्छेद 59। नामांकन की शर्तें कहां दे रखी है आपको? राष्ट्रपति के पद का नामांकन करने के लिए नामांकन की शर्तें दी गई है। कहां दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 59, 59, अनुच्छेद 59 में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन नामांकन करने के लिए आपको चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो आप लीजिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। किन्हीं 5 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, किन्हीं 5 लोकसभा के सदस्यों द्वारा, 5 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। ये जो 50 प्रस्तावक होंगे ये कौन होंगे? या तो संसद के निर्वाचित सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति को क्या देते? वोट देते, निर्वाचक मंडल में शामिल होते। तो ऐसे कितने सदस्य चाहिए? 50। तो नाम प्रस्तुत करेंगे 50। तो क्या करेंगे? ये नाम प्रस्तुत करेंगे प्रस्तावक। 50 तो नाम प्रस्तुत करेंगे और 50 ही क्या होंगे? अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब स्वीकृति देने वाले। तो अब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए कितने लोगों के द्वारा? 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 ही क्या होंगे? अनुमोदक होंगे, जो हामी भरेंगे, स्वीकृति देंगे कि हाँ ये सही। तो ऐसे हालत में कितने लोग प्रस्ताव देंगे? 50। और ये कौन से होंगे? ये निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना है यहां से। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य, सभी नहीं है भाई, निर्वाचित सदस्य। केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। सभी नहीं आएगा, गलत हो गया। वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधानसभाओं के भी कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आएंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य, तो ये ठीक है। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, बिल्कुल 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको भी शामिल कर लिया गया है। और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो 2, 3 और 4 सही है। यहाँ पर कौन से सही है? 2, 3 और 4।
तो देख लीजिए कौन सा है, 2, 3 और 4, ये रहा 2, 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ये उत्तर हो जाएगा। 2, 3 और 4 क्यों सही है? क्योंकि आप देखें संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और बने निर्वाचक मंडल के बने निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। बिल्कुल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के अनुच्छेद क्या 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन दोनों को भी जोड़ दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और इनका चुनाव किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो कौन से सही है? 2, 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4 सही। प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। 56(1) अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति का त्याग पत्र। ध्यान देना 56 में दे रखा है इसकी समयावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसी का एक भाग है 56(1) में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह कभी भी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद से हट सकता है या उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये किसको देगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र? ये देगा आप किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अर्थात ये दोनों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। प्रश्न नंबर 10, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी? ध्यान दीजिएगा। अभी प्रश्न देखा आपने, पिछला प्रश्न नंबर 9 देखा, वहां पर देखा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको प्रेषित करता है? तो उपराष्ट्रपति को प्रेषित करता है। पर सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति को पता लगेगा। अब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा? ध्यान दीजिएगा, किसको देगा? ये लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। ध्यान देना, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। इस प्रकार ये सूचना देगा सबसे पहले किसको? लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। आप लोग प्रधानमंत्री सोचेंगे या न्यायमूर्ति सोचेंगे या निर्वाचन आयोग, नहीं। उत्तर क्या है इसका? लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले आपके लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को देता है। प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा गलत है उसे हमें देखना है। तो दिखेगा यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष तक काम करता है? 5 वर्ष तक काम करता है। और उसके बाद अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल बना रहेगा। राष्ट्रपति, ध्यान रखना, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है वो कब तक बना रहेगा? जब तक नया राष्ट्रपति शपथ लेकर अपने पद पर बैठने के लिए नहीं आ जाता, तब तक ये अपना पद को नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के प्रावधान। एक ही व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का क्या होता है? पात्र होता है। अर्थात वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, जीते या नहीं जीते, जीते तो भी नहीं जीते तो भी, पर वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। नहीं, अभी भी बताया किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को देता है। एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? तो एक दूसरे को देंगे। यहाँ पर मुख्य न्यायमूर्ति का कोई काम ही नहीं। तो ऐसे हालत में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा हो जाएगा आपका? कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। नहीं, किसको करता है? उपराष्ट्रपति को। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। गलत कथन पूछ रहा है तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? कुछ देखते हैं प्रश्न में। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं, गलत है।
2 बार, 3 बार, 4 बार, उसकी योग्यता है वो कितनी बार, पुनर्निर्वाचन के प्रावधान अनुच्छेद 57 में लिखा है साफ साफ कि एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चुना जा सकता है, पद पर बैठ सकता है। तो ये गलत है। केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं, नहीं, मैं बोल रहा हूं कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, किसी भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। हाँ, किसी भी कार्यकाल के लिए बिल्कुल कितने भी बार वो चुने जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला। आप देखिएगा पहला लिखा है दूसरे कार्यकाल में निर्वाचित नहीं किए, बिल्कुल किए जा सकते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 500 बार चुन सकते हैं। गलत हो गया कि केवल 2 कार्यकाल के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, भारत के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, हाँ ये योग्यता पूछ रहा है, योग्यता है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए योग्यताएं किसमें दे रखी है, तो ये दे रखी किसमें आपको, अनुच्छेद 58 में दे रखी। क्या क्या योग्यता है, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता यही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान रखना पूरी हो जाना चाहिए, 35 में चल रहा है नहीं चलेगा, 35 साल पूरा हो जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है राष्ट्रपति का, गलत। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, भी योग्यता दे रखी है। ध्यान देना अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए 5 मुख्य योग्यताएं दे रखी है। क्या क्या है, तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए, एक वो लोकसभा के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए। और 2 कौन सी है, तो एक तो वो पागल या दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए कभी भी, और एक क्या है कि वो लाभ के या सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 5 योग्यताएं दे रखी है राष्ट्रपति बनने के लिए अनुच्छेद 58 में। तो यहाँ पर कौन कौन सी सही है, अरे ये पहला भी सही है, उसके बाद दूसरा भी सही है, उसके बाद तीसरा गलत और चौथा सही है। तो 1 2 4 कौन सा सही है इसमें से, 1 2 और 4, ये रहा आपका उत्तर, 1 2 और 4 ये योग्यताएं उसको चाहिए। तीसरी ये जो दे रखा है राज्यसभा, राज्यसभा से कोई संबंध नहीं है। तो लोकसभा, ध्यान रखना लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उसको योग्यता होनी चाहिए। तो 1 2 और 4 इसका उत्तर हो जाए। प्रश्न नंबर 14, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा हो, क्या हो, संविधान का उल्लंघन हो, क्या हो, संविधान का उल्लंघन। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई। कहां पर दी गई है, अनुच्छेद 61। और ये जो अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया है, ये महाभियोग का प्रावधान हमने कहां से कॉपी किया है, अमेरिका। कहां से कॉपी किया है हमने, अमेरिका से। तो ध्यान दीजिएगा, महाभियोग होता क्या है, महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, महाभियोग। या तो राष्ट्रपति 5 साल तक काम करे, या फिर राष्ट्रपति क्या करे, कभी भी त्यागपत्र देकर पद से हट जाए, या फिर तीसरी प्रक्रिया का क्या नाम है, महाभियोग। अब महाभियोग उस पर कब लगाया जाएगा, आरोप लगाना, तो वो क्या करे, संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे, तब राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये संसद के 2 सदन है, तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 1/4 सदस्य, संसद के कितने सदस्य, संसद के किसी भी सदन के, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तुत कर सकते। ये प्रस्तुत होगा, ये क्या होगा, प्रस्तुत होगा, पेश किया जाएगा, सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रस्तुत किया जाएगा कहां पर, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर क्या होगा, आगे इसकी सूचना राष्ट्रपति को, इसकी सूचना दी जाएगी, राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी 14 दिन पूर्व,
कि आप पर महाभियोग लगने वाला है फलाने दिन, तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। अब राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग प्रस्तुत करना है तो अभी संविधान का उल्लंघन कर दे राष्ट्रपति, या क्या कहते संविधान का अतिक्रमण करता है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व लिखित रूप में देनी होती है। फिर इसे पारित करने के लिए संसद की दोनों सदनों के 2/3 सदस्य, 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाएगा, तभी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये किस आधार पर लगेगी? संविधान के उल्लंघन या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाई जाएगी। ध्यान रखना, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं है, पर ये प्रक्रिया जो होती है वो संविधान के उल्लंघन करने पर या संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाई जाती है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होगी लिखित रूप। कहां से लिया है महाभियोग का प्रावधान? तो अमेरिका से। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां बता रहा हूं मैं आपको एक अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का मामला है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्या हो जाए? निर्वाचन का कोई विवाद हो जाए, तो अभी क्या इसको आप सर्वोच्च न्यायालय, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आए किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय। और कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आए किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहां पर उपराष्ट्रपति भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति का विवाद हो कोई चुनाव का या फिर किसका? उपराष्ट्रपति, दोनों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 71। और दोनों के लिए मामले कहां जाएंगे? ये जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय का ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, वो इस मामले को पहले सुनेगा। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 72। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश में सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त कर सकता है। या तो पूरी तरह से थोड़ा कम कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 52। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति भारत में सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त कर सकता है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी, भारत का राष्ट्रपति जो है ये मृत्युदंड की सजा को भी क्या कर सकता है? कम या समाप्त कर सकता है। तो ऐसी हालत में ध्यान रखना, पर यह अकेला राष्ट्रपति नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का कोई रिश्तेदार है तो वो सोचे कि भाई राष्ट्रपति जी 72 का अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके और मेरी सजा को क्या कर देंगे? क्षमा करवा देंगे या माफ कर देंगे। ध्यान रखना, इसके लिए संसद में एक विधेयक पास किया जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसकी सजा को कम या समाप्त कर सकते हैं। ऐसा क्या किया है उसने देश के लिए? अरे उसने कोई अपराध किया तभी तो उसको सजा हुई। तो ऐसी हालत में अगर उससे गलती से कोई अपराध हो गया है, उससे क्या हो गया है? गलती से कोई अपराध हो गया है, या वो व्यक्ति देश के हित के लिए काम कर चुका है, संस्कृति या इसकी सामाजिक धरोहर को आगे बढ़ाने में काम कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त करने का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया। और यह काम केवल कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राज्यपाल भी उसके राज्य क्षेत्र में सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त कर सकता है, लेकिन वो मृत्युदंड की सजा को समाप्त नहीं कर सकता। यह काम केवल कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 52।
प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब ये 12 सदस्य कौन होंगे? तो अभी ये होंगे आपके कौन से, जो हमारे देश में साहित्य, लिटरेचर लिखने में, साहित्य, कला, विज्ञान, साइंस के मामले में साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और समाज सेवा, मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है, अर्थात उनको राज्यसभा का सदस्य मान लिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर लिखने वाले, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखने वाले, बड़े बड़े कलाकार कला, अब विभिन्न कला में, चित्रकला, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की कला में योगदान देने वाले, विज्ञान, साइंस, अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से आए? विज्ञान साइंस के क्षेत्र से आए। खेल, आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिद्धू, ऐसे कई सारे खिलाड़ी जो अपने खेल की वजह से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए। मनोरंजन, जानते होंगे आप, मनोरंजन में फिल्में आदि बनाने वाले हेमा मालिनी, जया बच्चन, इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे कई सारे अच्छे कलाकार, सुनील दत्त, ऐसे कई सारे कलाकार जिन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में लोगों का मनोरंजन किया, तो इस क्षेत्र में वो लोग राज्यसभा में बैठे। समाज सेवा, मदर टेरेसा आदि कई सारे ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। किस क्षेत्र में आने वाले? साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। तो मनोनीत है ये निर्वाचित, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत, तो 12 सदस्य क्या होते? मनोनीत होते। आप जानते होंगे राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। तो इन 250 में से 238 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य तो कहां से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। और ये जो 12 सदस्य बचते हैं, ये 12 सदस्य ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहां से? तो इन वाले क्षेत्र, ये जो क्षेत्र लिखे हैं आपने, इन क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। वर्तमान में कितने बताइएगा? वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य। कितने हैं? 245। तो 233 तो आ रहे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए गए? मनोनीत किए गए। ये अधिकतम की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं वर्तमान की। तो वर्तमान में कितने? 245। तो कितने सदस्य हो जाएंगे? ये 12 सदस्य। नंबर 18, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? ध्यान दीजिएगा, यह है आपका उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143, 143, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है, परामर्श मांगता है, राय मांगता है। तो यह अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। यह अधिकार किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने का अधिकार यानी कि के लिए सक्षम है? तो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सलाह देने का अधिकार रखता है, यानी कि राय देने का अधिकार रखता है। लेकिन ध्यान रखना, आप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार न तो सलाह मांगने के लिए राष्ट्रपति, समझ कीजिएगा, सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है, और न ही सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति। अर्थात सलाह तो मांग सकता है पर उसको मानने के लिए राष्ट्रपति यहां पर बाध्य नहीं, और न ही उच्चतम न्यायालय सलाह दे, ऐसे भी उसकी कोई बाध्यता नहीं है। पर यह अनुच्छेद कौन सा है? 143। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी राय, सलाह मांगने का अधिकार किसको है? कौन सक्षम है? तो यह भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143। प्रश्न नंबर 19,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 123 में राष्ट्रपति किस शक्ति का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 123 123 ध्यान दीजिएगा, यह है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके सीधा अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। सामान्यतः ध्यान दीजिएगा, भारत में कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका, संसद। तो संसद, ध्यान दीजिएगा, अगर संसद का क्या चल रहा है? विश्रांति काल। संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में, अर्थात जिस समय पर संसद नहीं चल रहा है, संसद का सदन नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय पर अगर राष्ट्रपति को, देश का राजा है, अगर इसको कोई आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रीय महत्व के हित में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे हालत में अर्जेंटली आवश्यकता है इसको। और आप देख रहे हैं कि इस समय संसद क्या है? विश्रांति काल चल रहा है, अर्थात संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। तो ऐसे हालत में करे क्या? सामान्यतः कानून बनाने के लिए संसद की दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वो विधेयक कानून बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ रही है, अर्जेंट में आवश्यकता पड़ रही है और उस समय संसद नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? फिर इस अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके संसद के विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके और कानून बना सकता है। वो उस सिचुएशन से निकल सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो अध्यादेश जारी करके इसने कानून बनाया, इस कानून को संसद का सत्र प्रारंभ होते ही, संसद का सत्र प्रारंभ होते ही 6 सप्ताह, कितने टाइम में? 6 सप्ताह के भीतर इस कानून को संसद के द्वारा पारित करवाना होता है, पास करवाना होता है। अगर संसद इस कानून को, जो उसने अध्यादेश जारी करके बनाया था, अगर उसे संसद पारित नहीं करता है तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है, स्वतः ही ये समाप्त मान लिया जाता है। पर उस सिचुएशन से निकलने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में ये पावर दे रखी है, ये शक्ति दे रखी है कि वो संसद के विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, तो उस सिचुएशन से वो निकल सकता है। तो ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123। ये पूछ रहा है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? तो किस शक्ति का वर्णन किया गया है मित्रों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करके सीधा कानून बनाने की शक्ति। तो ये दी गई है कहां पर? अनुच्छेद 123। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को बहुत सारी नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार मिला हुआ है, तो इनमें से प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को इनमें से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, बिल्कुल राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता, विधानसभा में जो भी दल बहुमत लेकर आता है, उस बहुमत दल के नेता के आधार पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार है ये? 164। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये पूछ रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 21। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निषेधाधिकार की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के द्वारा पारित सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, पर उसे यहाँ पर निषेधाधिकार की शक्ति भी प्राप्त है। तो अभी इसको, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। कौन सी है? तो एक पूर्ण निषेध है, पूर्ण वीटो। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वीटो। अर्थात संसद, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देना, पूर्ण निषेध कहलाएगा। एक निलंबन निषेध, निलंबित निषेध यानी निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है।
तो ये निलंबनकारी वीटो है। फिर एक होती है पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख सकता है। तो ये तीनों प्रकार की शक्तियां वीटो पावर के रूप में भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो भी कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की वीटो पावर आपके भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 22, 22। निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। सही क्रम बताना है आपको। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा भारत के सारे राष्ट्रपतियों का क्रम आपको आना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक लाइन लिख रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रामाशंकर, तब रामाशंकर नारायण, रामाशंकर नारायण की कलम से, रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव, प्रतिभा प्रणव, रामनाथ और द्रौपदी निकली, रामनाथ और द्रौपदी निकली। तो आप देखिए ये भारत के सारे राष्ट्रपतियों का क्रम है। इसी क्रम से भारत के राष्ट्रपतियों के पद पर ये व्यक्ति बैठे थे। राजू से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। एक बार तो मनोनीत हुए थे और 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो 2 बार निर्वाचित होकर ही राष्ट्रपति बने। फिर आ जाएंगे राधा से राधा कृष्णन, फिर हो जाएंगे जाकर से जाकिर हुसैन गिरी, बीबी गिरी, वराह वेंकट गिरी, अगले राष्ट्रपति बने वराह वेंकट गिरी। फिर हो जाएंगे फखरुद्दीन रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, क्षमा कीजिएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फिर हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, फिर हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह, फिर हो जाएंगे रामा से हो जाएगा रामा स्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, फिर हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद राष्ट्रपति बने थे आपके नारायणन, के आर नारायणन। फिर आ जाएंगे कलम से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आ जाएंगी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। फिर आ जाएंगे प्रणब मुखर्जी, ये भी लगातार 2 बार बने प्रणब मुखर्जी। इसके बाद आ जाएंगे रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो ये भारत के सभी राष्ट्रपतियों का क्रम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अभी ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो देख लीजिए यहाँ पर राधा कृष्णन दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है तो आपके राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर पर हो गए, 2 नंबर पर कौन हो गए राधा कृष्णन, फिर 3 नंबर पर कौन हो गए जाकिर हुसैन, और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पर बने। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए किसका क्रम सही आ रहा है। सबसे पहले आ रहे हैं 2 यानी राजेंद्र प्रसाद, फिर आगे 1 यानी कि राधा कृष्णन, 2, 1, फिर आगे 3 पर जाकिर हुसैन। ये रहा उत्तर 2, 1, 4, 3। सबसे पहले कौन बने 2 यानी राजेंद्र प्रसाद, इन 4 व्यक्तियों में। इसके बाद दूसरे हो जाएंगे राधा कृष्णन, फिर तीसरे हो जाएंगे जाकिर हुसैन, और फिर छठे नंबर पर बने थे नीलम संजीव रेड्डी। तो सही क्रम क्या है इनका, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्रम हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ये ट्रिक लिखी है मैंने, इसी ट्रिक से आपके राष्ट्रपतियों के पद बने। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा प्रणव रामनाथ और द्रौपदी निकले। तो प्रतिभा प्रणव रामनाथ और द्रौपदी निकली। तो इस प्रकार ये क्रम हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्रम हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23, 23, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। एक तो राजेंद्र प्रसाद है और प्रणब मुखर्जी। देख लीजिए बस एक ही दे रखा है यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर हो जाएगा इसका क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने बताया सारे क्रम आपको,
तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 24 सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। भारत के राष्ट्रपति दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ दे रखा है चुनावी विवरण। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद के लिए क्या उचित रहेगा? निर्विरोध, द्वितीय वरीयता, मतगणना, 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित, पदभार में मृत्यु। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन अब ये पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। फिर कहें वीवी गिरी, तो वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, अर्थात इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो आगे ये सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से। ए यानी राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए तो 3। जाकिर हुसैन पद धारण के दौरान मृत्यु हुई, बी का क्या हो जाएगा? तो 4। इसके बाद बीबी गिरी द्वितीय वरीयता यानी द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते, सी का हो जाएगा क्या? 2। और फिर हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, डी का हो जाएगा क्या? निर्विरोध निर्वाचित हुए तो 1। अब आप देख लीजिए ये क्रम है इसका 3 4 2 1। देख लीजिए 3 4 2 1, ये रहा इसका उत्तर 3 4 2 1। तो इस प्रकार आप देखिएगा ये सुमेलित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने तो 2 कार्यकाल में इनका निर्वाचन हुआ। जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद धारण के दौरान मृत्यु हुई। वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते थे। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो इसका क्रम हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये रहा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 25 भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका था। मतलब भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन बने थे जिन्हें अभी भारत रत्न पहले ही मिल गया, राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था। तो ये 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो अभी एक तो थे आपके कौन? राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल में। तो इन दोनों को पहले ही क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिनको इन 4 विकल्पों में से, तो ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन है और एक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल में। प्रश्न नंबर 26 भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? ध्यान दीजिएगा, एक तो जाकिर हुसैन सबसे पहले पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले जाकिर हुसैन थे। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तो वीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर इसके बाद जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो बीडी जत्ती, कौन है? बीडी जत्ती जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले बीडी जत्ती ने सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, लगभग 5 माह। उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती ने सर्वाधिक समय तक 5 माह तक राष्ट्रपति का कार्य किया था। किसकी मृत्यु के बाद? तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी बने थे प्रथम, उसके बाद आगे फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हुई तो बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, जो भारत में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले राष्ट्रपति बने थे। 5 माह तक इन्होंने क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 कौन
कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत की लोकसभा, संसद की लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, बाद में राष्ट्रपति बने, तो ये कौन थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी। ये हो जाएंगे आपके नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 28, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति से बड़े जुड़े हुए प्रश्न आ गए। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का, जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो जैसे चुनाव जीतता है वैसे ही वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 64 के अनुसार। तो ये जो आपको का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार है ये? अनुच्छेद 64 के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64। प्रश्न नंबर 29। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तो करते हैं संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य। ध्यान रखना, यहां पर सभी सदस्य से मतलब क्या है? निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उस पर उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्यों में कौन आ रहा है? निर्वाचित सदस्य भी आ रहे हैं और मनोनीत सदस्य भी आ रहे हैं। तो ऐसे हालत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कहानी कह रहे हैं अनुच्छेद 62 के अनुसार। अनुच्छेद 62, ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती, राष्ट्रपति के पद की क्या हो जाती है? आकस्मिक रिक्ति हो जाती, यानी अचानक क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। राष्ट्रपति का पद जो है वो अचानक खाली हो जाता है तो इसके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति की तो आकस्मिक रिक्ति हो गई और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। और ऐसा हुआ है एक बार, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुई और उस समय पर उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सामान्यतः तो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर उसके कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, पर यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो फिर कौन करेगा?
तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा हुआ एक बार, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी त्याग पत्र दे दिया, तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो अगर दोनों पद खाली है तो इस काम को कौन करेगा? फिर ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। अच्छा, कितने टाइम के लिए गए? शेष अवधि के लिए? नहीं। अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए? नहीं। अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। अधिकतम कितना करेगा? तो अधिकतम करेगा कितना? 6 माह की अवधि के लिए। याद रखना, भारत के संविधान के जितने भी संवैधानिक पदक्रम होते हैं उन सभी पदक्रमों को अधिकतम 6 माह तक ही खाली रखा जा सकता है। तो ये उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है, तो अधिकतम कितने माह के लिए करेगा? 6 माह के लिए। और 6 माह होने तक आप देखिए चुनाव करवाना अनिवार्य। तो अधिकतम कितने समय के लिए? 6 माह की अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अधिकतम 6 महीने की। और ये सभी पदों के लिए आएगा, ध्यान रखना। कोई भी पद खाली हो गया तो उसको 6 महीने में भरना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 32 भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था। कार्यकाल समापन की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है। तो अभी राज्यसभा द्वारा महाभियोग, लोकसभा द्वारा सहमत, राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा सहमत और लोकसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, या संसद में द्वारा महाभियोग? नहीं। अरे राज्यसभा, ये किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा तो सहमत और लोकसभा द्वारा तो सहमति। लोकसभा की तो केवल क्या चाहिए? सहमति चाहिए। और राज्यसभा का चाहिए समर्थित प्रस्ताव, बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा जो है उसका यहाँ पर बहुमत चाहिए, जबकि लोकसभा का तो क्या चाहिए? साधारण बहुमत। यानी लोकसभा की तो खाली सहमति चाहिए और विशेष रूप से किसकी? राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव यहाँ पर चाहिए। तो क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है तो राज्यसभा का तो इसको बहुमत चाहिए और लोकसभा की इसको सहमति चाहिए, तब इसको पद से हटाया जा सकता। प्रश्न नंबर 33 उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढना है आपको। उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? नहीं करता। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है और सत्र का 17वां करता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महाभियोग नहीं तो क्या हो जाएगा? ये तो अनुमोदन के द्वारा, राज्यसभा के अनुमोदन के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लगता महाभियोग। इस पर तो क्या लगता है? राज्यसभा का अनुमोदन, स्वीकृति से ही हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? नहीं होता, 5 वर्ष का होता है। तो सही कथन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल यही है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये दोनों। प्रश्न नंबर 34 संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के विशेष अनुमोदन के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर सकते? उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है आधिकारिक तौर पर। किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 35 भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम है। उपराष्ट्राध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति के पद का सही क्रम क्या है?
तो अभी के इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? राजा जी गोभी खाकर, राजा जी गोभी खाकर हीर, राजा जी गोभी खाकर हीर शंकर, हीर शंकर के कृष्णा शेख, हीर शंकर के कृष्णा शेख हामिद, कृष्णा शेख हामिद, कृष्णा शेख हामिद, कृष्णा शेख हामिद नायडू, नायडू और नायडू और जगदीप बने। ये भारत के सारे उपराष्ट्रपति हैं। राजा जी गोभी खाकर हीर शंकर के कृष्णा शेख हामिद नायडू और जगदीप बने। जगदीप धनखड़, अभी अभी इन्होंने पद छोड़ दिया है, तो जगदीप धनखड़ अभी नहीं है, पर ये थे, अभी तक कोई उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए। तो इस हालत में अभी का इसका क्रम क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा राधा कृष्णन, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, गी से गिरी, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अली अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए इसमें कौन सा क्रम आ रहा है। तो जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन के बाद वेंकटरमन नहीं आएंगे, जाकिर हुसैन के बाद गिरी और जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, ये रहा उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा ये वाला। जा से जाकिर हुसैन, यहां पर नंबर 1 ये है, गिरी से बीबी गिरी और जीओ से गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। तो क्रम हो जाएगा जाकिर हुसैन, गिरी और गोपाल स्वरूप पाठक, ये इसका क्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है, कौन सा क्रम है? तो आप देखिएगा, राजा जी गोभी खाकर, राजा जी नंबर 1, यहां पर आ जाएगा नंबर 1 जाकिर हुसैन, गोभी खाकर राजा जी, राजा जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन, जी से हो जाएगा गिरी, राजा जी गोभी खाकर हीर, हीर शंकर के, हीर शंकर के गोभी खाकर, तो ये 3 नंबर पर गोभी, बीडी जत्ती और नंबर 4, ये क्रम हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा 1 2 4 3, 1 2 4 3 का क्रम हो जाएगा। जाकिर हुसैन दूसरे थे, राजा जी यानी राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, गोभी खाकर हीर, हिदायतुल्ला, हीर आर वेंकटरमन, हीर शंकर के शंकर दयाल शर्मा, कृष्णा कृष्णकांत, शेख शेखावत, हीर शंकर के कृष्णा शेख हामिद, हामिद अली अंसारी, हामिद, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। यहाँ पर नंबर आ रहा है जाकिर हुसैन नंबर 1 पर, बीवी गिरी 2 नंबर पर, बीडी जत्ती 3 पर और के आर नारायण के हो जाएंगे नंबर 4 पर। तो 1 2 4 3 ये इसका क्रम हो जाने वाला। मैंने पिछले प्रश्न में ट्रिक बताई इसकी, तो आप आराम से इसको सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो अभी क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। कौन कौन है? एक तो राधा कृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए और एक कौन हो गई? एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो 1 और 3, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक तो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और एक कौन हुए थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये 2 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उपराष्ट्रपति में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो राधा कृष्णन हो जाएंगे और एक कौन हो जाएंगे आपके? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये दोनों अभी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 1 और 3। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ, अर्थात इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो कभी राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठे। तो आप देखिएगा इसके लिए कौन कौन है, तो एक तो मैं नाम बता देता हूं कौन कौन है। गोपाल स्वरूप पाठक, एक तो कौन थे, गोपाल स्वरूप पाठक, एक बीडी जत्ती, फिर हिदायतुल्ला, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अली अंसारी, हामिद अली अंसारी। इसके बाद वेंकैया नायडू, और अभी थे आपके जगदीप धनखड़। अभी तक भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति थे वो इनमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 उपराष्ट्रपति ऐसे जो राष्ट्रपति नहीं बने। अब ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ। तो ऐसे हालत में अभी अब यहां पर अब देखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला ये कार्यवाहक बने थे, तो एक बार नियुक्त हुए कार्यवाहक के रूप में। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देते हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये भी बने। आर वेंकटरमन ये तो मूल राष्ट्रपति बने। कृष्णकांत कभी नहीं बने, कृष्णकांत कभी नहीं बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। तो ऐसे हालत में इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णकांत। मोहम्मद हिदायतुल्ला, यहां पर मैंने नाम तो लिखा है पर मोहम्मद हिदायतुल्ला मूल राष्ट्रपति नहीं बने, कार्यवाहक तो बने थे। तो ये कार्यवाहक तो थे लेकिन मूल नहीं थे। और अभी कृष्णकांत तो कार्यवाहक भी नहीं बने और मूल भी नहीं बने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णकांत। तो इस प्रकार आप देखिएगा मैं आपके लिए आज ये 35-40 क्वेश्चन करीब में आपके लिए राष्ट्रपति से जुड़े हुए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति पढ़ाया था आपको, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था जिसको एक ट्रिक के माध्यम से, एक बहुत ही शानदार बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा राष्ट्रपति वहां पर आपको याद कराने का प्रयास किया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर राष्ट्रपति की उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मुश्किल से 25-30 मिनट का वीडियो है, उसमें राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे प्रावधान मैंने वहां पर ट्रिक के माध्यम से डाले। तो यहां पर मैंने आज बात की आपसे इन 35-40 प्रश्नों की। आगे भी मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है जिनके प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनते हैं। मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में आपको राष्ट्रपति का एक बहुत अच्छा सा आधे घंटे का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने राष्ट्रपति को एक ट्रिक के माध्यम से पूरा राष्ट्रपति आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।